अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई एम नवीद अहमद फ्राम चैनल नवीद इलेक्ट्रो ऑफिशियल। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है जी CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सामने जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये एनस्टेक कंपनी का एक ऑसिलोस्कोप है जिसका मॉडल नंबर है GOS620 और 20 मेगा हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी बैंड के साथ ये मौजूद है। ठीक है बेटा, सामने आप देख सकते हैं इसके जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं आपको दिखाई दे रहा है। एक ट्रिगरिंग सेक्शन है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ट्रिगरिंग हॉरिजॉन्टल, और नीचे जो है इसका जो है वर्टिकल सेक्शन मौजूद है। इंशाल्लाह अभी वीडियो में हम इन सारे ऑप्शंस को, इनमें जो सारे आपको जो सेलेक्टर नॉब्स नज़र आ रही हैं, इन पर एक एक करके सब पर इंशाल्लाह हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी बेटा, सबसे पहले तो हम इस CRO की जो है जो फ्रंट पैनल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये फ्रंट पैनल जो है CRO का बेटा, ये 3 हिस्सों में जो है ये तकसीम हो चुका है। इसमें जो पहला हिस्सा है वो है जी ट्रिगरिंग का। ठीक है, यहाँ पर ट्रिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। इसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, यानी जो आपकी स्वीप है, जो आपकी जो वेवफॉर्म है, उसको आप हॉरिजॉन्टली किस तरह कंट्रोल करेंगे, वो सारे कंट्रोल जो है वो नॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें वर्टिकल सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, और वर्टिकल सेक्शन को फर्दर फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि एक हिस्सा चैनल 1 के लिए है और दूसरा हिस्सा चैनल 2 के लिए है। मतलब आप 2 चैनल्स इसमें यूज कर सकते हैं एट ए टाइम, और 2 वेवफॉर्म्स को एट अ टाइम जो है बेटा आप देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले शुरू करें ट्रिगर के सेक्शन से, तो ट्रिगर सेक्शन में सबसे पहले जो आपको ये टर्मिनल दिखाई दे रहा है बेटा, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ट्रिगर इन इनपुट टर्मिनल। और ये टर्मिनल किसके लिए यूज़ होता है? ये टर्मिनल बेटा हमेशा के लिए ये एक्सटर्नल जो है आपके पास जो ट्रिगरिंग सिग्नल होता है वो उसके लिए यूज़ होता है। मतलब आप बाहर से किसी सिग्नल से ट्रिगरिंग कराना चाहते हैं, तो फिर आपको इस बाहर से जो आपकी लीड है जो भी है वो यहाँ पर आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। और उसके लिए ज़रूरी है, अगर आप एक्सटर्नल ट्रिगरिंग कराना चाहते हैं बेटा, तो आपको सबसे पहले यहाँ से जो सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, तो सोर्स पर मैं यहाँ आपको जो EXT की जो आपको ये सिलेक्शन दिखाई दे रही है, ये एक्सटर्नल की एब्रीविएशन है असल में, तो शॉर्टकट है। तो इसको पर आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी सोर्स में कि ये आपके पास मतलब एक्सटर्नल सिग्नल जो है, सोर्स यहाँ पर आपको एक्सटर्नली मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो आपकी जो ट्रिगरिंग हो रही है वो एक एक्सटर्नल सिग्नल के ज़रिए से हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर चैनल 1 और चैनल 2 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है बेटा, अगर आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर ये वर्टिकल मूड की आपको जो नाप दिखाई दे रही है, यहाँ से आप मूड की सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर जो सिलेक्शन की है वो डुअल या 8 पर की है, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे अभी। डुअल और एड पर आपने यहाँ पर सिलेक्शन की हुई है मूड की, और यहाँ से अगर आपने चैनल 1 या चैनल 2 को सिलेक्ट कर दिया है बेटा, तो इसके साथ अगर आप चैनल 1 और चैनल 2 की अब सिलेक्शन करते हैं, और यहाँ पर आप देखें कि ट्रिगर अल्टरनेटली, ट्रिगर अल्टरनेटली का मतलब ये है, अगर आप चैनल 1 या चैनल 2 में से किसी की भी सिलेक्शन करते हैं और आपने इस बटन को प्रेस किया हुआ है, ट्रिगर अल्टरनेटली को आपने प्रेस किया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप चैनल 2 और चैनल 1 और चैनल 2 को अल्टरनेटली यहाँ पर एज ए ट्रिगरिंग सोर्स इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैनल 1 और चैनल 2 की सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पर ट्रिगरिंग को आपने जो है प्रेस नहीं किया हुआ, इसको एंगेज नहीं किया, तो सिर्फ अगर आप चैनल 1 की सिलेक्शन करते हैं सोर्स में, और यहाँ पर जो है मूड आपका डुअल या 8 पर है, तो अगर चैनल 1 की सिलेक्शन करते हैं तो ट्रिगरिंग फिर चैनल 1 के ज़रिए से होगी, इस चैनल के ज़रिए से। और अगर आप फिर चैनल 2 को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो ट्रिगरिंग है वो चैनल 2 के ज़रिए से होगी। ठीक है बेटा, इसके बाद जो आपको तीसरी ऑप्शन दिखाई दे रही है वो लाइन के लिए है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो ट्रिगरिंग सिग्नल है वो आपकी जो पावर लाइन की फ्रिक्वेंसी है वहाँ से आए, तो फिर आपने यहाँ पर जो सिलेक्शन करनी है वो लाइन पर करनी है बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ पर ट्रिगर सेक्शन में आपको एक दूसरी जो है वो पुश बटन दिखाई दे रही है, जो कि स्लोप के नाम से है बेटा। स्लोप का मतलब ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर ट्रिगरिंग कराना चाहते हैं और आपने इस बटन को प्रेस किया हुआ है, तो देखें प्रेस के लिए यहाँ पर सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रिगरिंग तब वाक़या होगी जब जो ट्रिगरिंग सिग्नल है वो जो नेगेटिव गोइंग डायरेक्शन है उसकी, यानी नेगेटिव साइड पर जब वो ट्रिगरिंग लेवल को ट्रिगरिंग सिग्नल क्रॉस करेगी, तो तब जाकर जो है वो ट्रिगरिंग वाक़या हो। अगर आप इसको
रिलीज़ करते हैं वापस, इस रिलीज़ पर यहाँ पर देखें पॉजिटिव का साइन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रिगरिंग लेवल को जब पॉजिटिव गोइंग डायरेक्शन पर वो ट्रिगरिंग सिग्नल जो है वो अपने लेवल को क्रॉस करेगी, ट्रिगरिंग लेवल को क्रॉस करेगी ट्रिगरिंग सिग्नल, तो तब जाकर आपकी जो है वो ट्रिगरिंग सिग्नल जो है वो एक्टिव होगी और वो जो है ट्रिगर सिग्नल जो है उसके ज़रिए से ट्रिगरिंग वाक़या हो सकेगी। इसके अलावा बेटा अगर आप देखें ट्रिगर सेक्शन में आपको जो मूड की जो सिलेक्शन नॉब है, इसमें जो है ऑटो, नॉर्मल, टीवीवी और टीवीएच की जो है ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो ऑटो है बेटा इसका मतलब ये है अगर आपके पास ट्रिगरिंग सिग्नल जो है वो मौजूद नहीं है और ट्रिगरिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो 25 हर्ट्ज से कम है, तो इसमें जो है यहाँ पर जो आपको स्वीप दिखाई देगी वो जो है वो फ्री मूड में आपको दिखाई देगी, मतलब वो फ्री मूड में वो रन करेगी और आप उसको यहाँ पर डिस्प्ले पर इसकी स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं। नॉर्मल भी तकरीबन इसके साथ मिलती जुलती एक टर्म है, आप नॉर्मल पर भी रख सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर आप देखें नीचे टीवीवी और टीवीएच का जो है आपको जो है ऑप्शंस दी गई हैं। मिसाल के तौर पर टीवीवी जो आप सिलेक्शन करते हैं तो टीवीवी का मतलब है टेलीविजन वर्टिकल। मिसाल के तौर पर आपने एक्सटर्नल ट्रिगरिंग कराई हुई है किसी टीवी सिग्नल की और उस सिग्नल की जो है आप वर्टिकल पिक्चर जो है वो आप देखना चाहते हैं, तो आपने सिलेक्शन यहाँ पर टीवीवी पर करनी है और उस पिक्चर को अगर आप जो है इंटायर मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल जो है वो आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली, तो फिर आपको जो है यहाँ पर टीवीएच पर जो है बेटा आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया है यहाँ पर जो आपको मूड की सिलेक्शन जो है आपको नाप दिखाई दे रही है, यहाँ से आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं वर्टिकल मुख्तलिफ आपके पास मूड हैं, चैनल 1, चैनल 2, डुअल और इसी तरह जो है आप एडिशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चैनल 1 इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये वाला सेक्शन जो है ये आपका जो है चैनल 1 का सेक्शन है। अगर आप चैनल 1 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मूड जो है वो आपको चैनल 1 पर रखनी पड़ेगी। अगर आप चैनल 2 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मूड पर चैनल 2 की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों को एक बैक वक्त देखना चाहते हैं चैनल 1 पर चैनल 2 पर, फिर आपने यहां पर सिलेक्शन किसकी करनी है, डुअल की करनी है, तो फिर आप यहां पर दो जो है आप प्रॉब्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं। ये ऑसिलोस्कोप की प्रॉब है, ये भी एक खास तरीके से आपने यहां पर लगानी है एहतियात के साथ। तो दोनों प्रॉब्स लगा कर फिर आप डुअल की जो सिलेक्शन है उस पर आप फिर बेटा दोनों किस्म की जो स्वीप्स हैं, दोनों किस्म की वेवफॉर्म्स हैं, इनपुट है आउटपुट है, दो वेवफॉर्म्स एट अ टाइम आप फिर यहां पर बेटा देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दो जो सिग्नल्स हैं उनको ऐड करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, फिर आपको यहां पर सिलेक्शन एडिशन पर करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ऐड के साथ फिर आपको मिसाल के तौर पर चैनल 2 पर भी एक सिग्नल प्ले करना पड़ेगा। अब एडिशन के लिए फिर ये वो दोनों सिग्नल को यहां पर आपको ऐड करके दिखाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमें दो सिग्नल्स को मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, उसका डिफरेंस मालूम करना चाहता हूं, फिर आपने बेटा इस तरह करना है कि यहां पर चैनल 2 इन्वर्जन लिखा हुआ है, फिर आपने इस नाब को प्रेस करना है तो आपके पास जो चैनल 2 की जो वेवफॉर्म है वो फिर इन्वर्स हो जाएगी। तो इन्वर्स का मतलब ये है कि वो आप मतलब अगर फिर A+B करें, एडिशन करें, तो चूंकि वो चैनल 2 की वेवफॉर्म इन्वर्स हो चुकी है तो वो एडिशन के नहीं होगी बल्कि एडिशन के तरीके के साथ उसकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो यहां से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ये चैनल 2 इन्वर्जन की जो है पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आप ये प्रेस ना करें तो सिंपल आपको एडिशन भी जो है यहां पर आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम सीआरओ पर किसी ख़ास वेवफॉर्म की वोल्टेज और उसकी जो है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर आप देखें आपको एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो दिखाई दे रही है। असल में सीआरओ में के अंदर जो है एक सीआरटी के कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, जो कि उसमें स्टार्ट में अगर आप देखें कैथोड रे ट्यूब में एक कैथोड लगा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन करता है। वो इलेक्ट्रॉन उसके सामने फिर एक्सेलरेटिंग एनोड्स के एक डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो है असेंबली लगी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो फिर एक इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करती हैं, और वो इलेक्ट्रॉन बीम फिर सामने आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई देती है, क्योंकि स्क्रीन पर एक ख़ास किस्म का मटेरियल लगा होता है फास्फोरस का। वो उस इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो फिर आपको विजिबल मतलब अंदाज में दिखाती है, आपको उसकी जो है विजन जो है आपको करा देती है उस मटेरियल की वजह से। फिर वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देती है। इसके साथ यहाँ पर इंटेंसिटी और फोकस की दो नाब्स हैं। यहाँ पर इसकी आप इंटेंसिटी को अप डाउन कर सकते हैं, फोकस भी इसको कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले जब आप ऑसिलोस्कोप को यूज़ करते हैं तो आपने यहाँ पर इसका एक बिल्ट इन यहाँ पर एक फंक्शन है
पहले उसके ज़रिए से आपने उसको जो है ये वेरीफाई करना है कि ये ऑसिलोस्कोप अब फिलहाल मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें इस सीआरओ के अंदर बेटा एक बिल्ट इन एक फंक्शन जनरेटर लगा हुआ है जो कि एक स्क्वेयर वेव को वो जनरेट करता है। और उस स्क्वेयर वेव की अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वोल्ट पीक टू पीक, यानी 2 वोल्ट आपको सिग्नल देता है, लेकिन पीक टू पीक मतलब 0 से 1 वोल्ट ऊपर और 0 रेफरेंस लाइन से 1 वोल्ट नीचे। तो 1 वोल्ट ऊपर और 1 वोल्ट नीचे जब आप दोनों को फिर आप सम अप करते हैं तो आपके पास 2 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज यहाँ पर हासिल होनी चाहिए। ये फंक्शन जनरेटर उसका लिखा हुआ है वहाँ पर, उसकी जो है आपको वैल्यू दी गई है कि ये फंक्शन जनरेटर लाजमन 2 वोल्ट पीक टू पीक जो है ये जनरेट करेगा। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है बेटा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 1 किलो हर्ट्ज वो फ्रिक्वेंसी जनरेट कराएगा। अब देखते हैं कि वाकई हमारे पास ये 2 वोल्ट पीक टू पीक जनरेट करता है कि नहीं। ये तरह देखें, ये ऑसिलोस्कोप का आपके पास प्रॉब है। यहाँ पर जो है इसको आप इस तरीके से किसी सर्किट में किसी वायर के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं अप डाउन करने से। और ये इसकी मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव है और ये इसकी जो है नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से आप इसकी जो है रेजिस्टेंस को भी अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये 1x पर लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पर ये 10x पर कर दें तो इसकी रेजिस्टेंस 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है बेटा, मैं इसी प्रॉप को, सीआरओ की प्रॉप को, जो इसके फंक्शन जनरेटर है जो कि ये स्क्वायर वेव प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मालूम करने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसको इसके साथ यहाँ पर टच कर देता हूं। अब यहाँ पर एक सिलेक्शन नाब लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है एसी ग्राउंड डीसी, कि इसकी सिलेक्शन जो है आप एसी पर कर लें तो आपको वो सिग्नल जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए बेटा, वो स्क्वायर वेव जो है आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए ज़रा, ये पोजीशन नाब है। इस पोजीशन नाब के ज़रिए से आप इस जो वेवफॉर्म है इसको जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है यहाँ पर किस चीज़ की है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टली पोजीशन पर आपको इतना मूव करें कि ये बिल्कुल जहाँ आपको ये डिविजन्स नज़र आ रहे हैं इसके साथ बिल्कुल बराबर आ जाए। ठीक है बेटा, स्वीप वेरिएबल से आप इसकी फिर फाइन ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप फाइन कर सकते हैं। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग के लिए है हॉरिजॉन्टली, मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जो आपके पास एक्सिस है इस पर बेटा हम हमेशा के लिए यहाँ पर टाइम की कैलकुलेशन करेंगे, और जो वर्टिकल जो एक्सेस आपको दिखाई दे रहा है इस पर हम वोल्टेज की कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप ज़रा देखें, गौर से देखें, अब यहाँ पर टाइम पर डिवीजन की जो नाब है बेटा, इसकी जो सिलेक्शन हुई है ये 0.5 मिली सेकंड पर हुई है। यहाँ से देखिए शुरू हुआ है जी 0.2, फिर 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 माइक्रो सेकंड्स। फिर यहाँ से शुरू हुआ है 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 मिली सेकेंड्स, और नीचे लिखा हुआ है 0.1, 0.2, 0.5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन हुई है टाइम पर डिवीजन की बेटा वो 0.5 मिली सेकेंड पर हुई है। मतलब ये है कि ये स्वीप जो है, ये जो वेवफॉर्म है, इसकी जो एक डिवीजन के लिए जो टाइम है वो 0.5 है। मतलब एक डिवीजन का टाइम 0.5 है, तो 2 डिवीजन्स के लिए अभी आपने देखना है कि ये वेवफॉर्म कितने डिवीजन में अपने आप को कवर कर रही है। आप देखें तो ये वेवफॉर्म एक डिवीजन में इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है और एक डिवीजन में इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है, यानी 2 डिवीजन्स में ये जो है अपने आप को कवर कर रही है, फुल हो रही है। तो इसका जो टाइम पीरियड आ रहा है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 1 मिली सेकेंड आ रहा है। चलिए ये भी देख लें कि ये वो 2 वोल्ट पीक टू पीक है कि नहीं। अगर आप देखें यहाँ पर जो वोल्टेज की जो पर डिवीजन की सिलेक्शन हुई है बेटा वो 1 पर हुई है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, इस लाइन का मतलब यह है वो 1 के सामने है, यहाँ पर 1 वोल्ट आपको पर डिवीजन मिल रहा है। मतलब यह है एक डिवीजन, एक जो ये खाना है, ठीक है, स्क्वायर जो आपको ये डब्बा दिखाई दे रहा है, ये एक डिवीजन 1 वोल्ट के लिए है। तो 1 वोल्ट ये हो गया। यहाँ पर जो आपका रेफरेंस लेवल है वो पहले आप चेक कर लें, रेफरेंस लेवल बिल्कुल आपका यहाँ पर है। तो यहाँ से आपने हिसाब लगाना है कि 1 वोल्ट कहाँ पर है। देखिए ग्राउंड हो गया, फिर ऊपर देखें एसी हो गया। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर आप 1 वोल्ट जा रहे हैं, यानी 1 वोल्ट पर आपने सिलेक्शन 1 वोल्ट पर डिवीजन पर सिलेक्शन किया, तो ग्राउंड लेवल से 1 वोल्ट ऊपर और 1 वोल्ट नीचे। तो बेटा ये 2 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल आपके पास आ गया। तो ये मतलब जो फंक्शन जनरेटर है, यहाँ से जो आपको फ्रिक्वेंसी फॉर्म मिल रही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी आपको 1000 हर्ट्ज मिल रही है। जो सिग्नल है आपके पास 2 वोल्ट पीक टू पीक है। चलिए ठीक है बेटा, अब मैं ज़रा आपको ये दिखाता हूँ कागज़ पर कि ये किस तरह ये कैलकुलेशन होनी है। अच्छा जी, जिस तरह के आपने ऑसिलोस्कोप पर देखा कि आपने जो टाइम पर डिवीजन की जो सिलेक्शन नाब है वहाँ पर जो सिलेक्शन की है वो आपने 0.5 मिली सेकंड पर की है। अब अगर आप देखें इस टाइम पर डिवीजन का मतलब ये है कि आपने जो
टाइम निकाला है एक डिवीजन के लिए, जो सिलेक्शन की है आपने वो 0.5 मिली सेकंड पर की है। यानी एक डिवीजन के लिए जो टाइम है वो कितना है बेटा, एक डिवीजन के लिए टाइम है जी 0.5 मिली सेकंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी जो वेवफॉर्म है वो 2 डिवीजन में पूरी हो रही है, तो इस वजह से जो टाइम है वो फॉर 2 डिवीजन कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 आ जाएगा। और इससे आप देख सकते हैं कि आपकी जो फुल साइकिल है, इस फुल साइकिल के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है बेटा वो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मिली सेकंड, और इससे आपके साथ जो आंसर आ रहा है बेटा वो 1 मिली सेकंड आ रहा है। मतलब एक फुल साइकिल के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो 1 मिली सेकंड है। अब हमें पता है कि एक फुल साइकिल के लिए जो टाइम होता है बेटा उसे तो टाइम पीरियड कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, इट मींस दैट टाइम पीरियड ऑफ दिस वेवफॉर्म इज 1 मिली सेकंड। यानी टाइम पीरियड इस वेवफॉर्म का कितना है बेटा, ये 1 मिली सेकंड है। और हमें ये भी मालूम है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमेशा के लिए बराबर होती है बेटा द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी f इज इक्वल टू 1 ओवर टी। अब यहाँ पर अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन में आप टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी, f इज इक्वल टू 1 ओवर 1 मिली सेकंड, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 मिली जो है बेटा ये 10 रेज़ टू पावर -3 के बराबर होता है। अब 1 बाई 1 से जो है 1 आ जाता है, और इससे जो 10 पावर -3 है ये अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये 10 पावर +3 बन जाएगा। और 10 पावर +3 को बेटा हम क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस वेव फॉर्म की जो फ्रिक्वेंसी है बेटा वो आपके पास 1 किलो हर्ट्ज आ रही है। अच्छा, इसमें दूसरी बात जो है यहाँ पर अगर आप देखें, एक तो यहाँ पर वोल्ट्स पर डिवीज़न की आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये नाब है इससे फिर आप वोल्ट्स पर डिवीज़न की फ़ाइन ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, वोल्टेज की फ़ाइन ट्यूनिंग भी इस नाब के ज़रिए से आप कर सकते हैं। जिस तरह से आप स्वीप वेरिएबल के ज़रिए से आप जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर टाइम की जो है वो आप कर सकते थे फ़ाइन ट्यूनिंग, इसी तरह से आप जो है बेटा यहाँ पर इस वाली नाब के ज़रिए से वोल्टेज की फ़ाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि यहाँ से आपने बेटा जो आपको बिल्ट इन आपको 1000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी और उसके साथ जो आपको 2 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल मिला है, तो आपने फाइन ट्यूनिंग जो आपकी वोल्टेज की है और जो आपकी टाइम की जो फाइन ट्यूनिंग है उसको आपने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर कर लेना है कि ये वेवफॉर्म आपको 2 वोल्ट पीक टू पीक और 1000 हर्ट्ज़ दे दे। इसके बाद फिर बेटा आपने इस वाली नाब को, लेवल वाली जो नाब है इसके ज़रिए से आप इसको लेवल भी कर सकते हैं। तो लेवल बिल्कुल आपने इसको सेंटर पर करना है, इसके साथ ये जो है अपनी वो स्टैटिक पोजीशन पर आ जाती है, ठीक है। इसके साथ आपने इसको लेवल कर देना है। तो फिर जब आप इसकी फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं, इसकी आप हॉरिजॉन्टली जो है वो टाइम की जो है फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं, वोल्टेज की भी कर लेते हैं, आपको इसकी लेवल भी सेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद बेटा आपने जब अब हम ऐसी वेवफॉर्म भी चेक करेंगे तो आपने फिर इस वोल्टेज वाली फाइन ट्यूनिंग को, टाइम वाली और लेवल को फिर आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके अलावा आपको जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है इसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 10 जो है ये मैग्निफिकेशन आपको नाप दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पर आप इसको प्रेस करते हैं बेटा, तो इसको प्रेस करने के साथ इस वाली वेवफॉर्म की जो टाइम पीरियड है वो आपको 10 गुना जो है वो ज़्यादा दिखाई देगी, मतलब 10 टाइम्स जो है वो आपको फिर बड़ी होकर दिखाई देगी। और अगर आप इसको रिलीज़ करते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो आप अपने स्क्रीन के हिसाब से फिर इसकी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो चैनल 1 के लिए ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर आप देखें इस वेवफॉर्म को आप वर्टिकली जो है अप डाउन भी कर सकते हैं, इसकी भी पैर आप सेटिंग कर लें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये वोल्ट्स पर डिवीजन हो गया, यहाँ पर AC DC और ग्राउंड की जो है ऑप्शन हो गई। चैनल 2 इन्वर्जन पर मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा मूड जो है आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आप देखें यहाँ पर एक आल्ट और चॉप की जो है नाम आपको दिखाई दे रही है। इस का मतलब यह है जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये चॉप पोजीशन में चली जाती है, और जब आप उसको रिलीज करते हैं तो ये आल्ट पोजीशन पर आ जाती है। अब आल्ट का मतलब है अल्टरनेटली, यानी इसका मतलब यह है अगर आप इस तरह करें कि डुअल ट्रेस पर अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन की है और चैनल 1 और तो इसमें इस तरह होगा कि चैनल 1 और चैनल 2 जो है वो फिर आपको अल्टरनेटली जो है वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, यानी एक टाइम पर एक और उसके
उसके बाद फिर दूसरा जो है वो चैनल उसकी जो है वो जो वेवफॉर्म है वो आपको डिस्प्ले होगी। और नॉर्मली इसकी जो स्वीप की जो स्पीड है वो बेटा आपको बहुत तेज़ी से दिखाई देगी। अगर आप इसको प्रेस करते हैं, चॉप पर ले जाते हैं, चॉप मीन कटा हुआ, तो अलग-अलग आपको जो है फिर ये दोनों वेवफॉर्म्स जो हैं वो दिखाई देंगी, एक ही स्क्रीन पर दिखाई देंगी, साइमल्टेनियसली आपको दिखाई देगी। और इसमें जो वो स्वीप की जो आपके पास जो स्पीड है वो बेटा थोड़ी सी स्लो होगी बनिस्बत आपको जो आल्ट पोजीशन पर जो मिलती है। तो ये जो हमारे पास आल्ट और चॉप की नाब हो गई। अब इसके बाद बेटा हम इस तरह करते हैं, हमारे पास जो एसी सप्लाई लाइन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 24 वोल्ट का, उसमें से मैं 12 वोल्ट लेता हूं, क्योंकि 12 वोल्ट मेरे पास आरएमएस है। उसकी पीक पर मैं मालूम करता हूं। मैं आपको अभी बताता हूं कि उसकी पीक किस तरह मालूम करनी है। हमारे पास जो वोल्टेज हासिल हो रहे हैं ट्रांसफार्मर से, वोल्टेज फ्रॉम ट्रांसफार्मर, वो 12 वोल्ट के आ रहे हैं, जो कि हमारे पास आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, अब हमें पता है आरएमएस वैल्यू हमेशा के लिए जो आपके पास पीक वोल्टेज होते हैं वो उसके 70.7% होते हैं, यानी 12 वोल्ट आपको आरएमएस शो हो रही है, लेकिन जो ऑसिलोस्कोप पर आपको वेवफॉर्म दिखाई देगी वो तो आपको इसकी पीक को दिखाएगी। ठीक है, तो इससे पहले कि हम वो देखें, तो पहले से ही इस वेवफॉर्म की जो है वो हम पीक वोल्टेज मालूम कर देते हैं कि किस तरह पीक मालूम करना है। तो आपने इस तरह करना है, फॉर पीक वोल्टेज वी मल्टीप्लाई आरएमएस वैल्यू विद मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप किसी भी आरएमएस वैल्यू को आप पीक उसकी मालूम करना चाहते हैं, आपके पास एक आरएमएस वैल्यू ज्ञान है और आप उसकी पीक मालूम करना चाहते हैं, तो बेटा सिंपली आपने उस वाली वैल्यू को क्या करना है, उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है √2 से। यानी 12 वोल्ट मेरे पास जो है आरएमएस वोल्टेज है, इस 12 वोल्ट को बेटा मैं जब 1.414 यानी √2 से क्या आता है 1.414 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास जवाब 16.97 यानी तकरीबन 17 वोल्ट्स मेरे पास पीक वोल्टेज आते हैं। बेटा सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके पास जो एसी सप्लाई लाइन आ रही है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जो आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इससे मैंने 2 तारें ली हैं जो कि 12 वोल्ट की हैं। 12 वोल्ट एसी सप्लाई लाइन आपके पास वावडा की आ रही है, उसकी दोनों जो वायर्स हैं बेटा वो आपने कनेक्ट कर देनी है ऑसिलोस्कोप की स्क्रॉप के साथ। किस तरह कनेक्ट करनी है, एक वायर को आप जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दें इसके पॉजिटिव के साथ। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक क्रोकोडाइल क्लिप है, इसको आपने एहतियात के साथ इसके साथ लगा लेना है। और इसकी जो दूसरी प्रॉब है एसी सप्लाई लाइन की, वो आपने जो है इसी प्रॉब के जो है नेगेटिव के साथ बेटा आपने कनेक्ट करनी है। ठीक है, ये दोनों मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है आपने सिलेक्शन पहले आपने देखना है कि यहाँ पर आपने जो चैनल 1 यूज़ करना है, तो आपने यहाँ पर मूड जो है वो चैनल 1 पर रखना है। ठीक है बेटा, और इसके बाद जो है यहाँ पर ये ग्राउंड लिखा है, आप ग्राउंड पर इसकी रेफरेंस लेवल सेट करना है, बिल्कुल ये लाइन 0 पर होनी चाहिए। इससे अप डाउन पर आपको वेरिएशंस अल्टरनेटिंग जो साइकिल्स हैं वो शो होंगे। तो चूंकि ये एसी साइकिल है, तो यहाँ से मैं सिलेक्शन जो है एसी की कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें यहाँ पर एक एसी साइकिल शो हो रहा है, लेकिन उसके जो वोल्टेज है या फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपने यहाँ से जो है बेटा इस नाप से इसकी पहले सिलेक्शन कर लेनी है, इसकी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी आप सेट कर लें, तो इंशाल्लाह ये जो वेवफॉर्म है आपको ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर जो है शो हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये देखें हमारे पास एक एसी वेवफॉर्म है। जो सिलेक्शन मैंने वोल्ट्स पर डिवीजन की है बेटा वो 5 पर है, और ऊपर जो मैंने सिलेक्शन की है टाइम की बेटा वो क्या है, वो है जी 5 मिली सेकेंड्स पर। ठीक है बेटा, तो फिर सबसे पहले वोल्टेज मैं ज़रा यहाँ पर मालूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर वाकई मेरे पास 17 वोल्ट्स शो हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली इसको इस तरह सेट कर दें कि इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल एक डिवीजन की बिल्कुल स्टार्ट से हो और इसकी एंडिंग भी फिर किसी डिवीजन पर हो जाए। ठीक है, अब मैं ज़रा यहाँ के वोल्टेज बेटा चेक कर लेता हूँ। अगर आप देखें तो आपका जो ग्राउंड लेवल है वो आपने यहाँ पर 0 पर सेट किया हुआ है, तो यहीं से आपने अपने वोल्टेज की काउंटिंग करनी है। अब आप देखें यहाँ पर जो आपने वोल्ट्स पर डिवीजन की सिलेक्शन की है बेटा वो 5 वोल्ट्स पर डिवीजन पर की है। मतलब यह है आपके पास जो एक डिवीजन है ये 5 वोल्ट का है। एक डिवीजन कितने के वोल्ट्स का है, ये 5 वोल्ट्स का एक डिवीजन है। तो आपकी एसी वेवफॉर्म अगर आप उसके पीक को चेक करना चाहें तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 डिवीजन यहाँ पर सिलेक्शन 5 वोल्ट्स की है, तो एक डिवीजन 5 वोल्ट का, 2 डिवीजन फिर 10 वोल्ट्स के, 3 डिवीजन फिर 15 वोल्ट्स के, और ऊपर तकरीबन जो है 5, ये एक डिवीजन 5 का है तो ये दरमियान से थोड़ा सा नीचे है। मतलब आपके पास जो है ऊपर 2 वोल्ट्स मिल रहे हैं दरमियान में, और नीचे जो है ये 15 वोल्ट्स मिल रहे हैं। तो टोटल मिलाकर बेटा आपको 17 वोल्ट्स मिल रहे हैं। और मैंने आपको अभी बताया, आपको मैथमेटिकली जो है आपको मैंने पेपर पर दिखा कर कैलकुलेट करके बताया है कि ये आरएमएस जो वोल्टेज है
हैं इसकी जो पीक वैल्यू है आपके पास 17 वोल्ट्स ऑन होनी चाहिए। 12 वोल्ट आरएमएस आपके पास वोल्टेज हैं और इसकी जो पीक वैल्यू है वो 17 है। बेटा ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये जो वोल्टेजेस आपके पास आ रहे हैं एसी, ये बेटा कितने हैं, ये आपके पास 17 वोल्ट्स हैं। इसके बाद जो दूसरा मरहला हमारे पास आता है वो इस वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी को मालूम करना है। ठीक है बेटा, फ्रिक्वेंसी के लिए फिर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन में फिर हमने जो टाइम पर डिवीजन की जो सिलेक्शन की है उसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें, पहले सबसे पहले मैं इस फ्रिक्वेंसी, इस जो वेवफॉर्म है इसका टाइम पीरियड मालूम करूंगा कि कितने टाइम में ये वेवफॉर्म अपने आप को कवर कर रही है। टाइम पीरियड की डिफिनीशन आपको पता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी मैं देखूंगा कि कितने टाइम में ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है। अगर मैं इस वेवफॉर्म की स्टार्टिंग पोजीशन को देखूं तो ये यहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर जाती है मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर जीरो पर आती है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम और फिर यहाँ पर जीरो हो जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखूं कितने डिविजन्स कवर हो रहे हैं, यहाँ से देखें आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 डिवीजन में बेटा आपकी एक वेव फॉर्म जो है वो पूरी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो टाइम पर डिवीजन की सिलेक्शन की है वो 5 पर की है, 5 मिली सेकेंड पर की है, यानी एक डिवीजन के लिए टाइम 5 मिली सेकेंड है। तो 4 डिवीजन में ये वेव फॉर्म जो है वो अपने आप को कंप्लीट कर रही है। तो मतलब ये है कि एक वेव फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का टाइम दरकार है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 मिली सेकेंड्स। यहां पर यूनिट क्या है, मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड्स बेटा चाहिए एक वेव फॉर्म को जो है वो अपने आप को पूरा करने के लिए। अब मैं जरा दोबारा कागज की तरफ जाता हूं और मैं आपको पेपर पर ये कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि ये जो आपने सिलेक्शन की है यहाँ पर 5 मिली सेकेंड की, और ये वेव फॉर्म जो 4 डिविजन्स में यानी 20 मिली सेकेंड में जो ये वेव फॉर्म आपकी कंप्लीट हो रही है, तो आया इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज आती है कि नहीं आती। हमें पता है कि पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, बाकी वोल्टेज की कैलकुलेशन हो गई। अब मैं ज़रा आपको फ्रीक्वेंसी की भी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, जिस तरह आपने ऑसिलोस्कोप में जो सिलेक्शन की है टाइम पर डिवीजन की, वो आपने कहाँ पर की है, वो आपने 5 मिली सेकेंड पर की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिवीजन के लिए जो टाइम है वो 5 मिली सेकेंड है। अब हमने जो वेवफॉर्म को देखा है, एसी वेवफॉर्म को, वो तो मतलब 4 डिवीजन्स में जो है एक वेवफॉर्म वो पूरी हो रही है। तो अब हमने देखना है कि 4 डिवीजन्स के लिए कितना टाइम दरकार है। तो एक डिवीजन के लिए तो हमने देख लिया कि 4 मिली सेकेंड है, तो फिर 4 डिवीजन्स के लिए कितना टाइम होगा बेटा। तो 4 डिवीजन्स के लिए फिर आपने सिंपल 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे 20 मिली सेकेंड आ जाएगा, यानी 1 फुल सेकेंड के लिए जो आपको टाइम दरकार है बेटा वो 20 मिली सेकेंड दरकार है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वेवफॉर्म की, यानी जो कंप्लीट वेवफॉर्म है उसके लिए जो टाइम है, इसको तो टाइम पीरियड कहते हैं, तो इसकी वेवफॉर्म की जो टाइम पीरियड है वो फिर आपके पास कितनी है, वो 20 मिली सेकेंड है। और हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो F इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड के इक्वेशन में जब मैं F टाइम की जो वैल्यू पुट करूंगा तो वो मैं 20 मिली सेकेंड पुट करता हूं। तो F इज इक्वल टू 1 ओवर 20 मिली है, और मिली मुझे पता है कि वो 10⁻³ के बराबर है। तो यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी बेटा F इज इक्वल टू 0.05, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 20 से 0.05 आता है, और 10⁻³ है नीचे डिनोमिनेटर में, या जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इससे 10⁻³ बन जाएगा। तो 0.05 और 10⁻³ से बेटा 1000 आता है। तो इसको जब मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा मेरे पास 50 हर्ट्ज आ रही है। इसी CRO की यूजर मैनुअल की PDF जो फाइल है वो भी मैं आपको जो है अभी उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपने डिटेल के साथ इसको फिर स्टडी करना है तो फिर उस यूजर मैनुअल को आप स्टडी कर लें, इंशाल्लाह वहां से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो बेटा आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के साथ आपने जुड़े रहना है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह अभी मैंने CRO पर ये आपको मतलब समझा दिया। इसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ सर्किट्स बनाऊंगा, और मुख्तलिफ सर्किट, रेक्टिफायर्स, एम्पलीफायर्स, फिर उन सर्किट्स की जो वेवफॉर्म्स हैं इनपुट आउटपुट, वो फिर मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा कि किस तरह रेक्टिफिकेशन होती है, एम्पलीफिकेशन होती है। तो CRO उसमें इस्तेमाल होगा। तो वो वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो बेटा आप लोगों ने इस तरह करना है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में हमें याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।